ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7, जिसमें हम पहला पाठ पढ़ेंगे पादपों में पोषण। कक्षा 6 में हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। अब हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, वो भोजन के घटक कहलाते हैं। इसी तरीके से पादपों के पोषण के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होती है, उसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। सिर्फ पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी के जितने भी लोग हैं, मनुष्य, प्राणी, जितने भी, सभी को अपना भोजन दूसरे के ऊपर सब आधारित होता है। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है। हम अगर दूध लेते हैं तो वो भी गाय से लेते हैं, तो गाय क्या खाती है? तो वनस्पति खाती है, वो भी पादप के वो ऊपर निर्भर है। अगर गाय घास नहीं खाएगी तो फिर दूध कहाँ से देगी? इस तरीके से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मनुष्य वनस्पति के ऊपर आधारित होता है। 1.1 पादपों में पोषण विधि, यानी पौधे में पोषण विधि किस प्रकार से होती है ये अभी समझेंगे। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी उनको जो है वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जमीन धरती से जल ले लेते हैं, अगर धरती से खनिज लवण भी ले लेते हैं और उससे अपना वो भोजन तैयार करते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसे विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी पौधे वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे स्वयं स्वपोषी कहे। लेकिन अन्य जीव जो भी है, जंतु है और कुछ पौधे भी इस तरीके से हैं जो कि दूसरों के द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। अब हम कुछ पूछ सकते हैं कि पादपों का खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियाँ तक उनका संस्थारण किस प्रकार होता है? ये सारी बातें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, जिसे हम लोग के बोलते हैं कि पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि सारा भोजन बनाने का काम जो है वो पत्तियों के द्वारा होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को रंध्र कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वनस्पति जो है वो पत्तियों तक किस तरीके से पहुंचाता है भोजन सामग्री जो भी है? तो जड़ जो है वो ज़मीन के अंदर जो खनिज लवण, पानी ये सब होते हैं, उनको अवशोषित करके तने तक पहुंचाता है और तने का कार्य है तने के माध्यम से हो करके वो पत्तियों तक पहुंचता है। और पत्तियों में छोटे छोटे छेद आपको दिखाई पड़े होंगे, उसे पर्णरंध्र कहते हैं। वो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो उसके माध्यम से वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उससे अपना भोजन तैयार करते हैं। जल एवं खनिज
वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अभ्यास 11 में पढ़ चुके हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल जो हरा कलर होता है पौधे का, वो क्लोरोफिल के कारण होता है और ये क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश को शोषित करने का काम करती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है और सूर्य के द्वारा जो भी ऊर्जा वो शोषित करते हैं वो भोजन बनाने के लिए काम में आता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये भी आवश्यक होता है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर्य ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। यानी सूर्य की जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है ये हमारे सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। जैसा कि हम लोग आगे अभी पढ़े थे कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी जीव जंतु हो चाहे प्राणी हो, सभी लोग वनस्पति पर आधारित हैं और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो वनस्पति नहीं होगा और वनस्पति नहीं होगा तो मानव जीवन संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। यानी कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन बनाते हैं तो वो भोजन बनने के माध्यम से जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन के रूप में बाहर आ जाती है और वो ऑक्सीजन हम मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करके ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे और वनस्पति अगर ऑक्सीजन नहीं छोड़े तो मानव जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, जिसे आप देखिए यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके क्या होता है, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, दोनों मिल करके ये सारी चीज़ें मिल करके क्या बना, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रकार प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्रियाकलाप 1.1, एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार या काले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसा आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब अपने गमले को, जिसे आपने अंधकार में रखा था, 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखिए। यानी आयोडीन का अगर स्टार्च ज़्यादा रहता है तो स्टार्च की उपस्थिति में अगर आयोडीन की हम बूंदे डालते हैं तो वो जामुनी कलर के हो जाते हैं और अगर उसमें स्टार्च की मात्रा कम होगी या नहीं होगी तो वो कलर में चेंजेस नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें धूप में रखने पर और नहीं रखने पर दोनों के अंतर हमें पता हो जाएगा। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। चित्र 1.4 में
इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे आपने कई पत्तों का कलर देखा होगा, पीले कलर का या भूरे कलर का, लाल कलर का होता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन उसके लाल और भूरे कलर जो भी होते हैं वो हरे कलर को छिपा देते हैं, ढक देते हैं। इस वजह से हमें पता नहीं चलता है कि उसमें है कि नहीं है, लेकिन उसमें भी स्टार्च की मात्रा होगी और क्लोरोफिल होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी कोई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कई जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। ये जो शैवाल होते हैं, इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे रंग दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप या पौधे जो हैं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तो हमें वातावरण से प्राप्त हो जाता है, लेकिन पौधों को प्राप्त हो जाता है, लेकिन पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग आगे ज्ञात करेंगे। याद कीजिए, कुछ वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे वातावरण में अनेक प्रकार के गैस घुले हुए हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन भी रहता है। तो गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन पौधा जो है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही शोषित करता है, बाकी और गैसों को नहीं। तो फिर पौधे को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसके लिए, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को उपयोग वातावरण से करते हैं, और वो नाइट्रोजन को लेकर के और वो अपने मलमूत्र के द्वारा मिट्टी में उसको निकालते हैं, जो कि मिट्टी में अगर मिल जाने से वो पौधों को जल के द्वारा और वो जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करता है। 1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। ये तो हो गया कि पेड़ पौधे जो हैं वो जड़ों के द्वारा मिट्टियों से अवशोषित करते हैं, कुछ वातावरण से अवशोषित करते हैं, लेकिन कुछ पौधे का पोषण की विधि अलग तरीके की होती है, उसके बारे में। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने पर एवं शाखाओं में लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? यहाँ पर ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। ये विषमपोषी जो प्रणाली से भोजन प्राप्त करते हैं, इसमें अमरबेल मुख्य रूप से जाना जाता है। ये अमरबेल जो है वो किसी भी पौधे, जिस भी पौधे के ऊपर जाता है, उस पौधे का पोषण
उस पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। और जिस पौधे से वो पोषण प्राप्त करता है वो उस पौधे को परपोषी कहलाता है। और ये अमरबेल तरीके का जो भी पौधा होता है वो विषमपोषी कहलाता है।